मैं आज आपके लिए क्लास 8 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि डेट्स की हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस थी, कैसे हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, क्या उसके फॉल्ट्स हैं, कैसे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करते थे ब्रिटिशर्स, क्या उनकी कमियां हैं, क्या वो पास्ट के बारे में हमारी हेल्प कर सकते हैं, कहाँ पे वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, एट्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर द डेट्स, कि डेट्स की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बार ऐसा समय था पास्ट में कि हिस्टोरियंस को ऐसा लगता था कि हिस्ट्री में डेट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। डेट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए यहाँ पे किसी भी इवेंट की डेट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होती थी कि उसकी करेक्ट डेट क्या है। और इसी वजह से हिस्ट्री का दूसरा नाम हो गया था उस टाइम डेट्स। और लोग समझते थे कि हिस्ट्री एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स के बारे में ही नहीं है, हिस्ट्री है चेंजेस के बारे में कि सोसाइटी में कैसे चेंजेस आए, कितने चेंजेस आए। और अगर हम चीज़ों को सही तरीके से जानने की कोशिश करें, उनके बारे में क्वेश्चन पूछें, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछें, तो हम हिस्ट्री को और भी बेटर तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जब आप कभी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो कभी आपने क्वेश्चन पूछा कि जब ट्रेन्स नहीं थी तो हम लोग कैसे ट्रैवल करते थे पास्ट में। जब कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो क्या कभी आपने क्वेश्चन पूछा कि जब न्यूज़पेपर्स नहीं थे उस टाइम पास्ट में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह की जो न्यूज़ है वो कैसे मिलती थी। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली ले जाएगा हिस्ट्री में और आप हिस्ट्री को और भी बेटर तरीके से समझ पाओगे विदाउट डेट्स। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पेजेस के अंदर जो भी पिक्चर्स दे रखी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा इन पिक्चर्स को समझने की कोशिश करना। ये एक पिक्चर दे रखी है आपके फर्स्ट पेज पे चैप्टर के। इसमें जो भारत के जो ब्राह्मण्स हैं वो शास्त्रार्थ दे रहे हैं ब्रिटानिया को। शास्त्र हैं, शास्त्र होते हैं हिंदुओं की जो पवित्र बुक्स होती हैं उनको शास्त्र बोलते हैं। ब्रिटानिया है, जैसे आप भारत माता को एक औरत के रूप में दिखाते हैं, ऐसे ही ब्रिटेन को ये जो है ऐसे एक औरत के रूप में दिखाते हैं, उसको हम ब्रिटानिया बोलते हैं। तो इस पिक्चर का ये मतलब है कि ब्राह्मण जो हैं ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रिटेन है वो हमारे फेथ को और हमारे रिलीजन की प्रोटेक्शन करेगा। दूसरा इसमें आपके बताया गया है जेम्स रेनल के बारे में। जेम्स रेनल वो पर्सन था जिसने फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया प्रिपेयर किया था। वो मैप बिल्कुल सही तो नहीं था, लेकिन वो नियर करेक्ट मैप था कि थोड़ा सा सच्चाई के पास, और उसको इस काम के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने अपॉइंट किया था। और जेम्स रेनल खुद भी ये मानता था कि अगर आपको किसी कंट्री को डोमिनेट करना है, कंट्रोल करना है, तो उसका मैप आपके पास होना ही चाहिए। आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है हिस्ट्री में हर चीज़ को आप डेट में फिक्स नहीं कर सकते। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के लोगों ने सबसे पहले चाय कब पीनी शुरू की, आप उसके लिए कोई डेट नहीं बता सकते किसी भी हालत में। ब्रिटिश रूल पूरे तरीके से इंडिया में इस्टेब्लिश किस डेट को हुआ, नहीं बता सकते। नेशनल मूवमेंट इंडिया में कब शुरू हुआ, ये भी आप एक डेट से नहीं बता सकते, क्योंकि नेशनल मूवमेंट जो है लोगों के दिल में स्टार्ट हुआ था। पहले फिल्म के अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग आई, फिर उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया, अपने देश को आज़ाद कराने की सोची। तो इसको आप किसी एक पर्टिकुलर डेट में नहीं भर सकते कि 10 जनवरी को जो है उनके अंदर ये फीलिंग आई थी और फिर उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट किया था। नो, दैट विल बी रॉन्ग। कुछ सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं और जो सोशल चेंजेस आते हैं उनको भी आप एक फिक्स डेट में नहीं बांध सकते, क्योंकि ये जो चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर कई बार तो ये पूरा चेंज आने में 100 साल लग जाते हैं, कई बार 200 साल भी लग जाते हैं। तो इनके आंसर आप डेट में नहीं दे सकते, इनके आंसर आप ये दे सकते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी में ये चीज़ हुई थी, क्योंकि सेंचुरी के अंदर इतनी सारी ईयर्स आ जाती हैं तो हो ही गई होगी कभी ना कभी। सेंचुरीज में आप बात कर सकते हो और एपॉक्स में बात कर सकते हो, ये सब आप
बोल सकते हो। आगे इसमें ये आपके पेज पे एक और पिक्चर दे रखी थी, लिप्टन टी की एडवर्टीजमेंट दे रखी है, जैसा कि आजकल टीवी में आती है एडवर्टीजमेंट वगैरह दूसरी टाइप की जो टी होती है उनकी। तो इसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो लिप्टन टी है वो रॉयल्टी के साथ उसका कितना कनेक्शन है। ये पहले से दिखा रखा है पीछे कि राजा लोग लिप्टन टी ही यूज़ करते हैं, और ये जो घोड़े पे बैठा है ये ब्रिटेन का प्रिंस है। तो ये भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रॉयल लोग होते हैं वो लिप्टन टी पीते हैं। तो इस तरीके से वो लोगों के अंदर एक इस चाय के लिए टेस्ट जनरेट कर रहे हैं ताकि उनकी चीज़ बिकती रहे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब डेट्स इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं हिस्ट्री के अंदर, क्यों फिर हिस्ट्री को हम डेट्स के साथ इतना ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, उसके साथ इतना ज़्यादा जोड़ देते हैं। क्योंकि बच्चों एक बार ऐसा टाइम था जब हिस्टोरियंस को ऐसे लगता था कि हिस्ट्री जो है, अगर हिस्ट्री आपने पढ़नी है उसमें आपको मिलेंगी बैटल्स, उसमें बड़े बड़े इवेंट्स मिलेंगे, जैसे अंग्रेज भारत कब आए, पोर्टुगीज भारत कब आए, कब छोड़ के गए, तो ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स हैं तो उनकी डेट्स होती हैं। राजा कैसे थे, कैसी पॉलिसी बनाते थे, कोरोनेशन कब हुई, कोरोनेशन का मतलब है उसका सिंहासन पे बैठने वाला जो प्रोसेस है उसको कोरोनेशन बोलते हैं, कि पहली बार वो सिंहासन पे कब बैठा, उसकी भी आप डेट बता सकते हो कि 13 जनवरी 1850 को वो सिंहासन पे बैठा। कब उसकी शादी हुई ये भी डेट में बता सकते हो, कब उसकी डेथ हुई राजा की, कब उसके बेटे का बर्थ हुआ, ये सब आप डेट्स में बता सकते हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है आप एक डेट फिक्स कर सकते हैं। और हिस्ट्री में जो है काफ़ी डिबेट्स भी होती हैं, आज तक भी वो डिबेट्स इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं कि किस साल में ये बैटल लड़ी गई थी। तो इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जैसे अलेक्जेंडर जो है इंडिया में आया था। अलेक्जेंडर आपने सुना होगा, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो 523 बीसी में इंडिया में आया था, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं वो 526 बीसी में आया था। ऐसे उनकी डेथ के बारे में है, वो कहते हैं कि 526 में तो उनकी डेथ हो गई थी तो वो आएगा कैसे भारत में। तो ऐसे इनकी डिबेट्स चलती रहती हैं जो एक तरीके से जेन्युइन भी है, क्योंकि वो उसमें अपने अपने पॉइंट्स लेके आएंगे कि आपने किस बुक का हवाला देते हुए आप कह रहे हो कि वो उस टाइम इंडिया में आया था। अब जो रिसेंट की जो ईयर्स हैं उसमें हिस्टोरियंस की जो है अपने नए परसेप्शंस हैं, नए व्यूज़ हैं हिस्ट्री के बारे में। अब अगर आप बुक्स में देखोगे पिछले कुछ एक सालों से हिस्ट्री में डेट्स पे इतना फोकस नहीं किया जाता, हिस्ट्री में फोकस किया जाता है कि हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, कैसे लोग अपनी आजीविका कमाते थे, कैसे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अपने खेतों में उगाते थे, क्या वो खाते थे, कैसे शहरों का जो है डेवलपमेंट हुआ, शहर कैसे अस्तित्व में आए, कैसे मार्केट्स बिगनिंग में जो है बने, या क्या ज़रूरत पड़ी थी मार्केट्स की जो कि चीज़ों को मार्केट में ला ला के रखा गया, कैसे जो है बड़े बड़े किंगडम्स क्रिएट हुए पास्ट में, कैसे आइडियाज़ विचार एक जगह से दूसरी जगह तक फैले, और कैसे जो है कल्चर और जो सोसाइटी थी वो एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे चेंज हुई। तो ये सब आजकल की हिस्ट्री में इसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, ना कि डेट्स को। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई डेट कौन सी इम्पोर्टेंट है, जब इतना ही हम डेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया कि डेट्स वो इम्पोर्टेंट होती हैं जिसके अराउंड हम अपनी स्टोरी बनाते हैं। जैसे आप अगर ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री लिखते हो तो उसमें गवर्नर जनरल्स के रूल होते थे, 5 साल बाद गवर्नर जनरल चेंज हो जाता था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वारन हेस्टिंग्स थे और लास्ट जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये वायसराय वर्ड इसलिए लिख रखा है क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद इसको गवर्नर जनरल को चेंज करके इन्होंने वायसराय नाम दे दिया। ठीक है, मतलब पोस्ट सेम है, सिर्फ नाम इसका चेंज कर दिया। तो ये क्या करेंगे कि एक गवर्नर जनरल के लाइफ टाइम में कब वो इंडिया में आया था, कौन सी उसने पॉलिसी बनाई थी, कब वो इंडिया से गया था, फिर जैसे नेक्स्ट आया सेम उसकी डेट्स आने की जाने की, इम्पोर्टेंट इवेंट्स की, इस तरीके से उस डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आप गवर्नर जनरल्स के बारे में बात कर रहे हो। पर अगर असलियत में देखा जाए, अगर सेम पीरियड की हिस्ट्री आप लिखना चाहते हो और आप अपना फोकस चेंज कर देते हो, आप अपना फोकस गवर्नर जनरल से हटा के आप फोकस कर लेते हो सोसाइटी के ऊपर,
कि सोसाइटी के अंदर कैसे डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे, किस टाइप के उनके शादी करने के तरीके थे, किस टाइप के उनकी जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कैसे वो जो है लास्ट सेरेमनी करते हैं। जैसे जो मुस्लिम्स होते हैं वो डेड को धरती में दफनाते हैं, और जो हिंदू होते हैं वो डेड बॉडी को जलाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ पे वो फोकस कर सकते हैं, उनके जीवन पे फोकस कर लेते हैं, और क्या ऑक्यूपेशन था उनका, क्या काम करते थे वो लोग, और क्या उनकी गवर्नमेंट से जो है उम्मीदें थी। तो अगर हम इसके ऊपर फोकस करके हिस्ट्री लिखेंगे तो जो गवर्नर जनरल वाली जो डेट्स थी वो तो उनकी तो इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी, और एक नया सेट आएगा डेट्स का उभर के, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम हिस्ट्री के अंदर जिस भी चीज़ पे फोकस करके हिस्ट्री लिखेंगे तो उसी से रिलेटेड जो डेट्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हिस्ट्री को पीरियोडाइज करने की क्या ज़रूरत है। पीरियोडाइज का क्या मतलब होता है? बेसिकली जब आप हिस्ट्री को डिवाइड करते हो डिफरेंट पार्ट्स में, उसी को पीरियोडाइज बोला जाता है कि आपने डिवाइड कर दिया। जैसे हिस्ट्री को आपने 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया, उनके कुछ नाम रख दिए, तो ये आपने क्या कर दिया? पीरियोडाइजेशन। इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? इसकी ज़रूरत ये पड़ती है अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, मेन फीचर्स के बारे में जानना है, या उन पीरियड्स के बीच में क्या अंतर था उसको जानना है, तो उसको आपको पीरियोडाइज करना ही पड़ेगा। कैसे जो है पास्ट के बारे में जो हमारे आइडियाज़ हैं, अगर हम उनको उनके बारे में सोचना चाहते हैं, रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तब भी आपको पास्ट के पीरियड को डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर हमने चेंजेस को देखना कि एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड तक कैसे चेंजेस आए, जैसे हम ये कहते हैं कि 16th सेंचुरी से आते आते 18th सेंचुरी तक क्या क्या चेंजेस आए, तो उसमें आप इसको भी डिवाइड करोगे कि पहले यहाँ पे जैसे मुगल्स का रूल था, फिर वो ख़त्म हो गया तो ये ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो ऐसे फिर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से इस पीरियड के बारे में सब कुछ जान पाओ। फिर हम कैसे पीरियोडाइज करते हैं, यहाँ पे एक जेम्स मिल का एग्जाम्पल दे रखा। जेम्स मिल जो है ये स्कॉटलैंड के थे और बाय प्रोफेशन ये इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री और पॉलिटिकल फिलोसफर, राजनीतिज्ञ थे ये। और इन्होंने एक बुक लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उस बुक का नाम था। उसमें इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, बोले हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो जेम्स मिल ने इन्होंने ये जो पीरियोडाइज कर दिया इंडिया की हिस्ट्री को, क्या ये सही है? एक क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, तो उसके आंसर में आप ये बोलोगे कि नहीं, ये पीरियोडाइजेशन बिल्कुल सही नहीं है। जैसा कि उन्होंने बोला कि जो पुराने ज़मानों वाली हिस्ट्री है उसको इन्होंने बोल दिया हिंदू हिस्ट्री है, पर उस टाइम नो डाउट के हिंदू रूलर्स थे, जगह जगह पे वो रूल करते थे, पर जो जनता थी वो कहीं पे जैन लोग थे, कहीं पे बुद्ध लोग भी, बुद्धिस्ट भी थे, कहीं पे हिंदू भी थे, मुस्लिम तो उस टाइम नहीं थे इंडिया में। तो इस तरीके से हम रूलर्स के नाम से हिस्ट्री नहीं निकाल सकते, क्योंकि लोगों को भी तो हिस्ट्री में काउंट करना है। तो हिंदू हिस्ट्री उसके हिसाब से जो उसने निकाला वो गलत है। दूसरा उसने बोला मुस्लिम हिस्ट्री, वो ज़रूरत से ज़्यादा ही गलत है। अगर आप मुस्लिम हिस्ट्री को देखते हो, इसका मतलब हर जगह मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे थे, बट वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि असलियत में ऐसा नहीं था। ना तो सारे रूलर्स मुस्लिम थे, ना सारी जनता मुस्लिम थी उस टाइम। सपोज नॉर्थ इंडिया में जो है मुस्लिम्स थे, मुस्लिम पीरियड जिस जो ब्रिटिशर जिसको कह रहे हैं, यहाँ पे उस टाइम कुछ राजपूत रूलर्स थे इस एरिया में। साउथ में भी एक विजयनगर एम्पायर था, वो हिंदू एम्पायर था। तो आप कैसे कह सकते हो? जनता तो आधी इधर हिंदू है, इधर मुस्लिम है, इधर हिंदू है, इधर मुस्लिम है, और जैनिज़्म वाले भी थे, बुद्धिज़्म वाले भी थे। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये मुस्लिम पीरियड था, तो ये भी एक तरीके से गलत हो गया। अब बचा तीसरा पीरियड, वो कहते हैं ब्रिटिश पीरियड, जो है तीसरी टाइप का पीरियड है। ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग उन्होंने डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल कर रखा था इन्होंने, तो जगह जगह पे छोटे छोटे किंगडम्स थे, ढेर सारे किंगडम्स थे। जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तब भी यहाँ पे
इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स, मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि सारा ये ब्रिटिश हिस्ट्री है? सारे लोग भी ब्रिटिश नहीं थे, कुछ मोस्ट ऑफ देम वर इंडियंस, हिंदूज, मुस्लिम्स, जैनीज एंड बुद्धिस्ट। तो ये जो उन्होंने डिवाइड किया है ये सारा अपने आप में रॉन्ग डिवीजन उन्होंने हिस्ट्री का किया है। जेम्स मिल के दूसरे व्यूज के बारे में जानते कि वो इंडिया के बारे में क्या क्या सोचते थे। बहुत ही फनी उनके विचार थे। उनका मानना था कि जो इंडिया की जो सिविलाइजेशन है और जो सेंट्रल एशियन सोसाइटीज हैं वो सारी जो हैं लोअर लेवल की हैं, जंगली हैं, वो ऐसे भी मतलब असभ्य हैं वो। और उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम रूलर्स थे और ये डेस्पोट होते थे। डेस्पोट का मतलब होता है एक तानाशाही राजा। जो तानाशाही राजा होते हैं ना, वो किसी की नहीं सुनते, उसको बोलते हैं डेस्पोट। की हिंदू मुस्लिम रूलर थे, वो एक नंबर के तानाशाही थे। और इंडिया की सोसाइटी में लोग धर्म के नाम पे लड़ते रहते थे, जाति के नाम के ऊपर भी उनमें काफ़ी जो है बुरी बुरी चीज़ें प्रचलित थी। जैसे कोई लोअर कास्ट का है, कोई अपर कास्ट का है, तो जो लोअर कास्ट वाले हैं उनको सारे टॉर्चर करेंगे, अपर कास्ट वालों को स्पेशल राइट्स मिले हैं। इस तरीके से ये जेम्स मिल का ये मानना था। ये वाला विचार उनका सही है। सुपरस्टिशंस भी उनके हिसाब से इंडियन सोसाइटी में थे। सुपरस्टिशन होते हैं अंधविश्वास, तो ये भी सच्ची बात है। उस टाइम इंडिया की सोसाइटी में अंधविश्वास भी था। तो ये थे जेम्स मिल के व्यूज अबाउट इंडियन सोसाइटी। फिर उसका आगे ये भी मानना था जेम्स मिल का कि इंडिया की जो सोसाइटी है हम उसको सभ्य बना सकते हैं। कि है तो वो असभ्य लेकिन हम उसको सभ्य बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बोले अगर यूरोपियन मैनर इनको सिखा दिए जाएं कि कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, यूरोपियन स्कूल्स और बाकी के इंस्टीट्यूशंस हैं उस टाइप के यहाँ पे खोल दिए जाएं और यूरोपियन आर्ट और यूरोपियन लॉज के बारे में इनको सिखाया जाए, तो इंडिया के लोग जो है वो सभ्य हो जाएंगे। बहुत फनी विचार है इनके। तो आगे देखते हैं। उनका ये भी विचार था कि अगर ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि इंडिया के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहें, तो उनको पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लेना चाहिए, पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए जीत के। दूसरा उनका ये भी विचार था कि ब्रिटिश रूल का मतलब है तरक्की और सिविलाइजेशन। तो ये उनके जो है फनी से विचार थे इंडियन सिविलाइजेशंस के बारे में। आगे चलते हैं। बोले भाई जेम्स मिल के अलावा भी कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है 3 पीरियड्स में। एंशियंट जो बिल्कुल पुराने वाली हिस्ट्री है, दूसरी है मेडिवल और तीसरी है मॉडर्न। अब इसमें क्या कमियां हैं? पहली बात तो एंशियंट तो ठीक है कि जो पुराने ज़माने की होगी। मेडिवल भी ठीक है क्योंकि मेडिवल का मतलब है एक टाइम पीरियड जो दो के बीच में आता है, मतलब जो एंशियंट और मॉडर्न के बीच में आया वो मेडिवल, तो ये भी ठीक हो गया। गड़बड़ है सारी मॉडर्न में। क्या प्रॉब्लम जिसके साथ? सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ये वेस्ट से हमने उधार लिया, बोरो किया है, ये अपना ओरिजिनल डिवीजन नहीं है। बस जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने अपनी हिस्ट्री को ऐसे डिवाइड कर रखा था, हमने भी कॉपी मारी और इंडिया की हिस्ट्री को ऐसे एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मॉडर्न पीरियड है ये बिल्कुल फिट नहीं बैठता इसमें, क्योंकि मॉडर्न पीरियड जब था उसमें साइंस था, लॉजिक था, डेमोक्रेसी थी, उसके अंदर आज़ादी थी और उसके अंदर इक्वालिटी थी। पर जब ब्रिटिश रूल है जिसको ये मॉडर्न कह रहे हैं, क्या उस रूल में इक्वालिटी थी? क्या लिबर्टी थी? क्या डेमोक्रेसी थी? इक्वालिटी तो आप समझते हैं समानता, लिबर्टी का मतलब है आज़ादी। आज़ादी तो थी नहीं उस टाइम, हम तो उनके कंट्रोल में थे। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, वो भी नहीं था। तो इस तरीके से इसमें भी कुछ कमियां हैं, ये जो दूसरा डिवीज़न बाकी के स्कॉलर्स ने किया है। ये एक एक्टिविटी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी बुक में दे रखी थी, मैंने यहाँ पे उठा ली। तो ये आपको ज़रूर करनी है। आप अपनी मम्मी से बात करेंगे या अपने पापा से या दादा दादी से, किसी से बात करके आप उनके जीवन के बारे में पूछेंगे और पूछ के आप भी उनके जीवन को ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट फेजेस में, और उसको एक नोटबुक पे लिख लेना और मुझे क्लास में दिखा देना। फिर देखना
आपको पता चलेगा कि आपके घर में एक यूनिक पर्सनैलिटी रहती थी, पहले आपको उनके बारे में पता नहीं था, और ये जब डिवीज़न किया, उनसे बात करके कुछ जाना, तो आपको पता चला कि वो भी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, उनकी भी अपनी एक कहानी है। आगे आपकी बुक में ये वर्ड दे रखा है कॉलोनियल, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये कॉलोनियल वर्ड आया है कॉलोनी से। कॉलोनी का मतलब होता है वो देश जिसको किसी ने कंट्रोल कर लिया, जैसे इंडिया को जो है इंग्लैंड ने कंट्रोल कर लिया, तो इंडिया जो है इंग्लैंड की कॉलोनी उस टाइम बन गया था। कॉलोनियल का मतलब है जो कॉलोनी से रिलेटेड होता है, जैसे कॉलोनियल पावर्स थी। कॉलोनियल अगर पावर्स की हम बात करते हैं उसमें किस देशों के नाम आएंगे, जैसे आप कह सकते हो स्पेन था, इंग्लैंड था, और फ्रांस था, और पोर्टुगल भी था। तो ये जो जो दूसरे देशों में जाके उनको अपने कंट्रोल में लेते थे ना, उनको कॉलोनियल पावर्स कहते थे। और कॉलोनाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है कि जब आप किसी दूसरे देश में जाके उसे कंट्रोल कर लेते हो अपने यूज के लिए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनाइजेशन। आगे देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का उनको चलाना था, उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए। ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं इनके, और ये हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो है अंग्रेज़ों के टाइम के बारे में दे सकते हैं अगर इनको केयरफुली हम स्टडी करते हैं तो। क्योंकि इनके अंदर जो है पॉलिसीज़ दे रखी है ब्रिटिशर्स की, प्लान्स दे रखी हैं, डिसीजंस दे रखे हैं, क्या क्या अग्रीमेंट होते थे, अग्रीमेंट में से साइन किया आपने किसी राजा के साथ तो वो अग्रीमेंट में आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो है इसका पर्पस भी इसमें साथ में बताया कि किस पर्पस से ये इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाते थे। पर्पस था डिबेट कराना और स्टडीज़। या डिबेट क्या होती थी, ये जो डिबेट है ये ब्रिटेन की जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसमें डिबेट होती थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इंडिया के अंदर कैसी पॉलिसी बना रही है, कैसे चला रही है, तो उस पर्पज से इनको ये सारे रिकॉर्ड रखने पड़ते थे। और अगर कोई रिसर्च वगैरह करता है तो उसकी स्टडी के पर्पज से भी ये रिकॉर्ड रख लेते थे। और इसी जब ये इतने सारे रिकॉर्ड्स रखने होते थे तो वो इस तरह की चीज़ें देखने में आई, जैसे मेमोज हैं, नोटिंग्स हैं और रिपोर्ट हैं। मेमो होता है एक वर्ड होता है मेमोरेंडम, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आपने ऑफिस में एक लेटर लिखा जिसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, फिर आप दूसरा लेटर लिखोगे तो वो कहलाएगा मेमो। मेमो मीन्स आप उसको मेमोराइज कराए कि मैंने पहले आपको लेटर लिखा था, उसमें ये रिक्वेस्ट डाल लिखी, आपने एक्शन नहीं लिया, प्लीज़ कुछ कीजिए। नोटिंग्स में कोई जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने नोट करनी थी तो वो नोट करके डॉक्यूमेंट्स में रख दी, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे नोटिंग्स। रिपोर्ट्स में जैसे कोई कमेटी आपने बिठाई है इंक्वायरी के लिए किसी भी चीज़ के ऊपर, फिर वो अपनी एक रिपोर्ट देती है, तो वो रिपोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स उसके होंगे वो रिपोर्ट कहलाएंगे, और वो भी जो है ये प्रिजर्व करके रखते थे। ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि सारे डॉक्यूमेंट्स को हमें बहुत ही केयरफुली इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इनको संभाल के रखना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स जो हैं कैसे इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करते थे वो इसमें बताया है आगे। उसको प्रिजर्व करने के लिए रिकॉर्ड रूम बना देते थे। कोई भी ऑफिस है, चाहे गवर्नर का ऑफिस है, चाहे तहसीलदार का ऑफिस है, उसके पास रिकॉर्ड रूम बना दिया कि सारे रिकॉर्ड जो हैं उस रूम में स्टोर करके आप रख सकते हैं। दूसरा इन्होंने आर्काइव्स और म्यूजियम्स बनाए कि इनके अंदर भी सारे रिकॉर्ड्स आज तक भी हमें मिल जाते हैं। 19th सेंचुरी में काफ़ी कैलीग्राफिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में इन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया, तो वो भी एक प्रिजर्व करने का ही तरीका है। कैलीग्राफिस्ट होता है जो किसी भी चीज़ को बिल्कुल स्टाइलिश हैंडराइटिंग में लिखते हैं। दोज हु नो द स्टाइल ऑफ राइटिंग। चौथा मेथड है इनके डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने का कि इन्होंने जब प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी उसके बाद इन्होंने हर डॉक्यूमेंट की काफ़ी सारी कॉपीज़ बनवाई, क्योंकि जैसे फाइल जाती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, वहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया तो फिर उसकी भी एक कॉपी बना के रख ली। दूसरे ऑफिस में गई, फिर वहाँ पे उन्होंने किसने साइन किए फिर उसकी साइन करवा के एक प्रिंट निकाला और वो भी रख लिया। तो इस तरीके से इनकी काफ़ी कॉपीज जो है जनरेट हो गई, और वो भी एक प्रिजर्व डॉक्यूमेंट करने का एक जरिया बना। आगे इसमें ये दे रखा है
नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये फोटो आपकी बुक में थी, ये 1920s में जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया था। आगे चलते हैं अब सर्वेज के बारे में। सर्वे क्या होता है? सर्वे वो होता है जब आप किसी भी एक टॉपिक पे लोगों की राय जाननी है तो उसके लिए आप सर्वे कंडक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे सीबीएसई ने अभी रिसेंटली सर्वे करवाया था कि कौन से पेरेंट्स हैं जो कोविड के चलते भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं भेजना चाहते। तो ये सर्वे था, ठीक है। ये सर्वे ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं, घर घर जाके भी आप पूछ सकते हैं ये सारी बातें, तो भी ये सर्वे ही कहलाएगा। तो अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि अगर भारत देश को अच्छे तरीके से आपने एडमिनिस्टर करना है, इफेक्टिव तरीके से इसको अपना राज यहाँ पे चलाना है, तो काफ़ी सारे सर्वेज हमें करवाने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने गांव में जो है रेवेन्यू सर्वेज कराए। रेवेन्यू सर्वे होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चरल टैक्स से रिलेटेड होता है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं, और उस टाइप के सर्वे को रेवेन्यू सर्वे बोलेंगे। वो जो है इन सर्वेज के तहत इंडिया की टोपोग्राफी के बारे में जानना चाहते थे। टोपोग्राफी का मतलब कैसी वहाँ की लैंडस्केप है, वहाँ पे पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, या क्या है, ये होगी टोपोग्राफी। सोयल कैसी मिट्टी है, कैसे वहाँ पे फ्लोरा है, कैसे वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, कैसे वहाँ पे एनिमल्स हैं। लोकल हिस्ट्री वहाँ की क्या है, कौन रूल करता था, कैसे टैक्स लेता था, लोग देते थे कि नहीं देते थे। क्रॉपिंग पैटर्न भी वो जानना चाहते थे, क्योंकि एक एक क्रॉप के बाद दूसरी कौन सी क्रॉप उगाते हैं, उसका मार्केट में कितना वैल्यू है, ये सब वो जानना चाहते थे, ताकि उनको वो और ज़्यादा फायदा उसमें उठा सकें। अब 1872 में जाके उन्होंने जो है सेंसस स्टार्ट किया था। सेंसस क्या होता है? सेंसस होती है पॉपुलेशन की काउंटिंग। पूरी पॉपुलेशन की जब आप काउंटिंग करते हो उसको बोलते हैं सेंसस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो 1872 में इन्होंने स्टार्ट कराया, और इस सेंसस में ऐसा नहीं है कि जाके ह्यूमन बींग्स को काउंट करते थे। इस सेंसस में ये पूछते थे उनकी कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है, और क्या वो काम करते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काम का पूछ के क्या करेंगे, ताकि वो उनके अमीरी और गरीबी के हिसाब से टैक्स उनके ऊपर लगा सकें। तो 1872 में इन्होंने किया था। फिर उसके बाद 1881 से हर 10 साल बाद ये करवाने लग गए। जैसे फिर 1891 में कराया, फिर कराते गए हर 10 साल बाद। तब 2021 में भी जो है हमारे पॉपुलेशन की जनगणना होगी। आगे देखते हैं कि और किस टाइप के सर्वेज थे जो ये लोग कराते थे। बोटानिकल सर्वेज थे, ये पेड़ पौधों से रिलेटेड थे। जूलॉजिकल सर्वेज थे, ये एनिमल से रिलेटेड थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वेज जो होते थे ये मॉन्यूमेंट से रिलेटेड होते थे। और एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वेज हैं ये होते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस होता है जिसमें ये पढ़ा जाता है कि जब पहले हम आदि मानव थे, बिल्कुल पशुओं के जैसे थे, चार पैर पे चलते थे, फिर आदि मानव बने हम, दो पैरों पर चलने लगे, पूरे शरीर पे बाल थे, फिर धीरे धीरे जो है मॉडर्न मैन बन गए आजकल वाले। कि ये सब कैसे हुआ, ये सब एवोल्यूशन, ये एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है। उससे रिलेटेड सर्वेज को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज। फॉरेस्ट सर्वे भी ये लोग करवाते थे। फॉरेस्ट सर्वे में ये पता लगवाते थे कि कौन सा फॉरेस्ट जो है उसमें किस प्रकार के ट्रीज ज़्यादा उगे हुए हैं, और हाउ दीज ट्रीज कैन बी यूजफुल फॉर ब्रिटिशर्स। अपने फ़ायदे की पड़ी रहती थी उनको। आगे देखते हैं कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं इतने सारे अवेलेबल हैं, इन रिकॉर्ड्स की क्या कमियां हैं। क्या ये हमें सारी चीज़ बता देंगे? नहीं, ये हमें सिर्फ ये बताएंगे कि अंग्रेज ऑफिसर जो थे वो क्या सोचते थे, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, और किस चीज़ को वो अपनी आने वाली संतानों के लिए संभाल के रखना चाहते थे। पोस्टेरिटी होती है फ्यूचर जनरेशन। तो ये सब जो है ब्रिटिशर्स के ही व्यूज़ इसमें मिलेंगे इन रिकॉर्ड्स में। ये आपको आम जनता के व्यूज़ नहीं बताएंगे। दे डोंट टेल कि जो लोग थे, कॉमन मैन थे, वो क्या सोचता था, और ब्रिटिशर्स ने जो जो एक्शन किए यहाँ पे उसके पीछे क्या इंटेंशन थी। फॉर एग्जांपल वो ब्रिटिशर्स कहते हैं जो हमने रेलवेज स्टार्ट यहाँ पे करवाया, उसके वो इंडियंस के बेनिफिट के लिए करवाया, लेकिन रियलिटी क्या थी, उनको अपने ट्रेड के लिए चाहिए था।
कि माल जो है जैसे इंडिया के अंदर के हिस्सों में से, ये जैसे आपका इंडिया है, यहाँ से माल आपको सी कोस्ट पे लाना, तो इन्हें लगता था ट्रेन काफ़ी यूज़फुल होंगी। एक जगह से दूसरी जगह पे किसी सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दिया, तो ये सोल्जर्स वहाँ पे भेज सकते हैं रिवोल्ट को क्रश करने के लिए ट्रेन की मदद से। तो इन्होंने अपने ट्रेड के लिए रिवोल्ट्स वगैरह को क्रश करने के लिए जो है ये सब ये ट्रेन वगैरह चलाई थी। तो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल है कि ये इन्होंने जो काम किया उसकी इंटेंशन क्या थी, ये भी जो है रिकॉर्ड में ये नहीं लिखेंगे। रिकॉर्ड में सिर्फ वो बात लिखेंगे ये जो दुनिया को बताना चाहते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कॉमन मैन के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, उनके क्या व्यूज़ थे, तो आप लोगों की डायरीज पढ़ सकते हैं, पिलग्रिम्स के अकाउंट्स पढ़ सकते हैं। पिलग्रिम होते हैं जो किसी धार्मिक यात्रा पे आते हैं। अकाउंट का मतलब उन्होंने कुछ लिखा है बुक्स में, बैंक अकाउंट नहीं है ये, उनकी उन्होंने बुक्स में अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं, उसको पिलग्रिम्स अकाउंट बोलते हैं। ट्रैवलर्स भी आते थे दूसरे देशों से, उन्होंने भी काफ़ी अपनी बुक्स में इंडिया के लोगों के बारे में लिखा है, तो वहाँ से हमें लोगों की जानकारी मिल सकती है। जैसे किसी ने लिखा है इंडिया के लोग बहुत गरीब हैं, सोसाइटी में लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको सारे टॉर्चर करते हैं, तो ऐसी हमें जानकारी इनकी बुक से मिल सकती है। कुछ जो है पर्सनैलिटीज़ थी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसको पढ़ के भी हमें काफ़ी जानकारी मिल सकती है। और उस टाइम जो पॉपुलर बुकलेट्स थी, छोटी छोटी बुक्स जो लोगों में सर्कुलेट होती थी, जिसको लोग पढ़ते थे, उससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिल सकती है। और अगर न्यूज़पेपर्स को हम पढ़ते हैं, उस टाइम के न्यूज़पेपर्स को जो म्यूजियम वगैरह में रखे हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिल सकती है। अब लिमिटेशंस क्या है, अगर इन रिकॉर्ड्स को भी हम देखते हैं इंडिया के लोगों के बारे में जानने के लिए, इसमें भी कुछ कमियां हैं। इसकी ये कमी है कि ये सारे सिर्फ एजुकेटेड लोगों ने ही लिखे हैं, पढ़े लिखे लोगों ने। तो ये हमें जो है, जो फार्मर्स थे, किसी फार्मर ने थोड़ी फार्मर थोड़ा ही बैठेगा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने, तो इसलिए फार्मर्स की फीलिंग आपको नहीं बता सकते। जो माइन में काम करते हैं, जैसे कोयले की खानें होती हैं, खदान जिसको बोलते हो, तो ये जो माइंस में काम करने वाले हैं उनके बारे में भी, उनकी फीलिंग्स भी नहीं बताएंगे। जो गरीब लोग गलियों में होते हैं, ये उनके बारे में भी हमें नहीं बता सकते। तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड्स, हर टाइप के रिकॉर्ड की अपनी कमियां हैं, तो हमें उन सबको देखना चाहिए जब हम इनको यूज़ करते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए। ये था आपका चैप्टर, और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से वो एक्टिविटीज़ पे क्लिक करके एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसके एक्टिविटी के लिंक में ही एक्टिविटी कोड भी दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू। Don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notifications about my latest videos.